विधानसभा चुनाव समेत देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के दखल के बाद आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का विवाद पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ के अपने नेता ने अपनी ही सरकार के कमिश्नरेट को कमीशन रेट बता दिया है। बताएंगे क्या भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी के अपने ही नेता ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है दोस्तों। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ को अपने ही सहयोगी पार्टी की ओर से लिखा गया है लेटर। बताएंगे किसानों के हित की मांग की गई है। इसी के साथ में किसानों की धमकी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे किसान नेताओं से मुलाकात की है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके की रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ में कौन से मामले को लेकर हिंदू महासभा के 20 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। साथ साथ झारखंड पहुंचे ईसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे, सारी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह होंगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के आपसी विवाद को सॉल्व कर लिया गया है दोस्तों। राहुल गांधी के दखल देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बातचीत के बाद मामला सॉल्व हो गया है दोस्तों। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुमारी सैलजा एक रैली करने वाली है, खुद जानकारी दी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट दिखाई देने वाली है। कुमारी सैलजा की नाराजगी भी दूर हो गई है, उन्होंने मीडिया से खुद आकर ये बातें स्पष्ट कर दी है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए पुलिस कमिश्नरेट को कमीशन रेट कहकर पुकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के सरकारी प्रशासन पर महकमे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा। इस पर अब अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम अब तो अपने शासन प्रशासन के कुशासन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपके ही विधायक पुलिस कमिश्नरेट को कमीशन रेट की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। अब क्या इस आलोचना के बाद आप उन पर एक एफआईआर लिखवाएंगे या फिर बुलडोजर का डर दिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के राज में कमिश्नरेट मतलब कमीशन रेट या करप्शन रेट बन चुका है। कमीशन रेट वसूली का विकेंद्रीकरण हो गया है, यानी हर स्तर पर कमीशन वसूला जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अपने ही विधायक की ओर से पोल खोले जाने के कई सारे मामलों में से एक है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक ने इसी तरीके का बयान दिया था और मेरठ और आगरा के विधायक इसी तरीके का बयान दे चुके हैं। करप्शन को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के मंत्री मंच पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं दोस्तों। ऐसे में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता तथा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है और इसके जरिए किसानों के लिए मुआवजे की मांग की गई है दोस्तों। अपने पत्र में वो कहते हैं कि मैंने पिछले दिनों ब्रज क्षेत्र के दौरे के समय कई गांव में भ्रमण किया है। इस दौरान देखने को मिला है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है, इसलिए तत्काल उनको राहत मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सरकार में हिस्सा बनी आरएलडी पार्टी के नेता जयंत चौधरी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह लेटर लिखा गया दोस्तों। एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। साथ साथ दिल्ली के नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया है जिस पर फिर से गवर्नर की ओर से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बार बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यों पर किसी न किसी तरीके से रोक लगा देते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि एलजी को केवल कुछ एक काम में अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने वीटो का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो डे टू डे के सारे काम पर कहीं ना कहीं नजर बनाए रखते हैं और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार चलने में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कोई करता है तो एलजी करते हैं। और ऐसे में फिर से आतिशी के फैसले को भी रोकने का प्रयास किया गया है दोस्तों। के साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में एक मीटिंग बुलाई, किसानों और किसान संघ के लोगों से बातचीत की गई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की बात सुनते हुए उनकी समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि देश की रीढ़ है और किसान आत्मा है, किसानों की सेवा करना भगवान का पूजा करने जैसा होता है। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, महापंचायत बुलाई गई थी और कुरुक्षेत्र में निर्णय लिया गया था कि आने वाले अक्टूबर के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए पूरी रूपरेखा तय की जा रही है और इस बीच कृषि मंत्री की ओर से कई और किसानों से मुलाकात करते हुए मामले को जैसे तैसे अब रोकने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं कि क्या हरियाणा और पंजाब के किसानों से भी बातचीत करेंगे शिवराज सिंह चौहान या फिर अपने मन मुताबिक अपने हितैषी किसानों से ही केवल मुलाकात करेंगे, जो कुछ होते हैं जिनका कहीं ना कहीं आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी से कोई लिंक होता है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखा है। सीपी जोशी ने राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने के लिए जो तर्क दिया है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर होना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनकी गतिविधियों को देखकर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता को सबसे पहले अगर किसी के विदेश दौरे पर रोक लगाने की मांग करनी है तो प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करते हुए बड़ी बड़ी रैली शो किए जाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है, भारत के अंदर ना तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है और बॉर्डर पर भी चाइना से लेकर तमाम देश कहीं ना कहीं भारत को लेकर एक गलत तरीके का रवैया रखते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि अमेरिका रूस जैसे देशों की ओर से आए दिन कोई ना कोई भारत विरोधी बयान दे दिया जाता है। अमेरिका की ओर से ही रिपोर्ट बना दी
दिए जाते हैं और भारत में चिंताजनक स्थिति बता दी जाती है। कुल मिलाकर अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से भारत को कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए उनको विदेश दौरे पर जाने से बीजेपी के नेताओं को रोकना चाहिए और इसकी जगह उन्हें देश में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। और क्या राहुल गांधी का जो पासपोर्ट रद्द करने की मांग की जा रही है, क्या एक साजिश के तहत किया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा जो सवाल आजकल उठाए जा रहे हैं, उस पूरे सवाल से बीजेपी के साथ साथ पूरा उनका इकोसिस्टम ही असहज महसूस करने लगता है। साथ साथ उत्तर प्रदेश को लेकर अमित शाह दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला रात में गहने पहनकर भी कहीं से जा सकती है, इतना सिक्योर हो चुका है उत्तर प्रदेश। जबकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी भयावह है दोस्तों कि बीते दिन भी एक वीडियो सामने आया जिसमें गाजियाबाद के अंदर दिन दहाड़े 2 लोग घर में घुसकर महिला से गहने छीनने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो सामने आने के बाद लगातार सवाल अमित शाह से पूछे जा रहे हैं, जो आकर बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के अंदर किया करते थे, लेकिन आजकल इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने की जगह एकदम गायब है। कुछ लोग सवाल भी पूछे तो कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आ रहा है। साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले टेस्ट सीरीज को लेकर दूसरे मैच की तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। कानपुर में दूसरा मैच होने वाला है। इससे पहले हिंदू महासभा के 20 सदस्यों के द्वारा जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया और बांग्लादेश टीम को इस मैच में आने से रोकने के लिए आंदोलन किया गया, तो इस दौरान 20 के आसपास लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि हिंदू महासभा के 20 लोगों के खिलाफ 20 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ साथ दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ उनके 2 और साथी कमिश्नर पहुंचे हैं झारखंड, जहां पर चुनाव के अभियान को लेकर चुनाव किस तरीके से होगा पूरा रूपरेखा तय किया जा रहा है। और इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस बार झारखंड के अंदर चुनाव में क्या क्या नया देखने को मिलेगा, तो जवाब देते हुए ईसीई की ओर से कहा गया कि 100% बूथ सीसीटीवी सर्विलेंस होगा, यानी 100% बूथों पर सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाएगा और प्रोटेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेटिव एंड अनबाइज्ड इलेक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्या आपको लगता है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ की ओर से दिए जा रहे इस बयान से लोग संतुष्ट होंगे? क्योंकि लोगों के कुछ अलग ही सवाल है जिसका जवाब आज तक तो नहीं दे पाए इलेक्शन कमिश्नर। साथ साथ देवेंद्र बबली का फिर जोरदार विरोध हुआ है, काले झंडों के साथ फिर उनका स्वागत किया गया है। ऐसा लग रहा है कि काले झंडे दिखाना उनका रोज का कार्यक्रम हो गया और बीच बीच में 1 आध घंटे कहीं प्रचार कर लेते हैं, वरना तो काले झंडे ही उनको देखने पड़ते हैं। क्योंकि जब 5 साल तक लगातार सरकार में थे तब किसानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, यानी किसानों को हल्के में लिया जाता है। इसके बाद अब जब विरोध हो रहा है और कहीं भी प्रचार नहीं कर पा रहे, तो आकर कह रहे हैं कि अब किसानों के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, किसानों को न्याय दिलवाएंगे। हालांकि सबको पता है कि केवल कुछ दिनों की बात है, जब वोट डाल दिए जाएंगे उसके बाद फिर से किसान विरोधी हरकतें करते नजर आएंगे। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों संपत्ति, भूमि, लेन देन और कारोबार से संबंधित कई मामलों में तिहाड़ जेल में 2 साल बंद रहने के बाद जमानत पर रिहा होकर मंगलवार को सुबह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले स्थित अपने घर पर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान मंडल ने पार्टी सुप्रीमो और ममता बनर्जी के प्रति अपना अटूट समर्थन भी जाहिर कर दिया है। ढोल बजाकर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया है और उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति अपना स्नेह भी जारी कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों ने कहा कि मैं दीदी के साथ था, हमेशा उनके साथ रहूंगा, मैं उन्हें दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यहां पर रोड शो किया और जनसभाएं शुरू कर दी। मंगलवार को केजरीवाल हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र में पहुंचे, पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में अगली सरकार आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बन सकती। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी ने मुझसे इस्तीफा तक नहीं मांगा, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। केजरीवाल का कहना था कि मैं इस्तीफा देकर आया हूं, दिल्ली के मतदाताओं से कहकर आया हूं कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय तभी जाऊंगा जब आप लोग मुझे सत्ता में वापस भेजेंगे। उन्होंने हरियाणा का बेटा बताते हुए आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की है। आपको बता दें कि इस दौरान वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों से रानिया सीट मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि इस सीट पर वो चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत कर रही थी टिकट बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, तो उस समय ही उनको एग्री हो जाना चाहिए था। 4 सीटें देने को तैयार थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी 8 से 9 सीटें मांग रही थी। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कोई सीट नहीं दिया, तो रानिया सीट हमको दे देते, इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को ईडी मामले को लेकर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। क्या इससे कुछ बदलेगा उत्तर प्रदेश का समीकरण? जिस तरीके के हालात अभी दिनों में देखने को मिला है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री स्मृति ईरानी जब अमेठी और रायबरेली में चुनावी प्रचार प्रसार कर रही थी, तो अमेठी में उनके साथ पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के परिवार के लोग मौजूद थे, तो माना जाता कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। तो शायद अब लोग उम्मीद कर रहे थे कि जेल से बाहर आ जाएंगे। यूपी के पूर्व मंत्री अब ईडी के मामले को लेकर हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त करके जेल से बाहर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एक परसेप्शन था वो पूरी तरीके से ठीक साबित हो गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक वॉशिंग मशीन वाला ही मामला है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। काफिले के दूसरे तरफ से एक तेज रफ्तार में संदिग्ध कार आई, हालांकि बाद में उससे रुकवाया गया उस कार को। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। साथ साथ दोस्तों 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही। आपकी सरकार यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने 4 साल में 2 साल कोरोना महामारी में जीवन और जीविका बचाने में गुजार दिए। 2 वर्ष तक झूठे आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी परेशान करती रही। हर दिन कुछ न कुछ अड़ंगा ये सभी काम में लगाते रहे। मैं लोकसभा चुनाव में शामिल ना हो सका, इसके बावजूद आप लोगों ने जोरदार समर्थन दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की ओर से रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही जा रही है दोस्तों, यानी दूर तक मैसेज भेजा जा रहा है। एक इमोशनल अपील भी उनके द्वारा की जा रही है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी का सुपारी ले चुकी है कंगना रनावत? क्योंकि जिस तरीके के बयान वो दे रही है, किसान विरोधी बयान दे रही है, एक तरीके से भारतीय जनता
जनता पार्टी का स्टैंड समझकर अब किसान बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे। कंगना रनावत ने बीते दिन तीनों काले कानून को वापस लाने की पैरवी कर दी। इसके बाद किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से भी लगभग उसी तरीके का बयान देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने का प्रयास किया जा रहा है। खट्टर की इस सोच को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बुरी तरीके से चुनाव हराने की तैयारी कर रहा है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के बेतुके बयान का जनता जरूर जवाब देगी। पहलवान और किसानों का मुद्दा तो सबसे बड़ा है। साथ साथ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि झारखंड में सरकार बनने पर 2,87,000 सरकारी नौकरियों के पद भरे जाएंगे। रिक्त पदों पर भर्तियां निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार नियुक्तियां करवाएगी। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि देश में सबसे बड़ा भर्ती घोटाला व्यापम भर्ती घोटाला के मास्टरमाइंड शिवराज सिंह चौहान जी देख लीजिए। केंद्र सरकार में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की स्थिति 2020 में नहीं हुई, 21 में भी नहीं हुई, 22 में भी नहीं हुई भर्ती, 23 और 24 के अंदर भी नहीं हुई। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार सभी लोगों को है, जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। वहीं पर हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य गठन के 20 साल के बाद पहली बार जेपीएससी नियुक्ति नियमावली बनाई और पहली बार कई पदों पर नियुक्तियां की गई। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को हराकर हजारों झारखंडी युवाओं को नियुक्तियां दी गई। खैर, आपको बता के ये फायदा, आप तो चुनाव में बीजेपी को हराने के बाद झारखंड से 9-2-11 हो जाएंगे। साथ साथ दोस्तों, सत्यपाल मलिक की ओर से राहुल गांधी की जोरदार तारीफ करते हुए कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी से डरते हैं, इसीलिए बार बार उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के अंदर जो कोर मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, चाहे प्राइस राइज का मामला हो या फिर कास्ट सेंसस का मामला हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का मामला हो, अग्निवीर का इश्यू हो या फिर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मामला हो। वह हमेशा से जनता आधारित कोर मुद्दे उठाते आए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी से डरते हैं तो उनसे डरते हैं। सत्यपाल मलिक की ओर से की गई टिप्पणी पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में डीके शिव कुमार सिद्धरमैया ने फैसला ले लिया है कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जाएगा तो लेकिन सब मिलकर एकजुट रहेंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि सिद्धरमैया को पूरा कैबिनेट सपोर्ट कर रहा है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है राज्यपाल की ओर से, मामले पर इन्वेस्टिगेशन के लिए इजाजत दे दी गई। हाईकोर्ट से भी एक मामला सामने आया तो इसके बाद भी सिद्धरमैया इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात क्लियर है, क्योंकि उनके साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एकजुट होकर खड़ा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के चुनाव को लेकर रणदीप सुरजेवाला बोले, कहा कुमारी सैलजा भी बड़ी नेता है, हम 3 आदमी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं खुद। कोई चौथा भी मुख्यमंत्री हो सकता है, उसकी भी महत्वाकांक्षा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कार्य करते हैं पार्टी को जिताने का और उसके बाद सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके बाद फैसला आखिरकार हाईकमान को लेना है, उनको तय करना है, इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर आगे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। इससे पहले कपिल देव जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के, उनके साथ बीजेपी के ही मंत्री अनिल कुमार का विवाद हो गया था। मंच पर दोनों नेता एक दूसरे से भिड़ रहे थे। अनिल कुमार आरएलडी के विधायक और योगी सरकार में मंत्री है, उनके साथ में आरएलडी के एक और विधायक प्रसन्न चौधरी भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो, क्या आपको लगता है कि विवाद अभी सॉल्व हो गया होगा या फिर केवल दिखाने के लिए मुलाकातें चल रही है? साथ साथ चौथी बार नहीं बनेगी मोदी सरकार, नितिन गडकरी के एक इसी तरीके के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ सकती है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने तंज कसते हुए हालांकि ये बात कही थी। उन्होंने आरपीआई के नेता रामदास अठावले को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमारी चौथी बार सरकार केंद्र में बनेगी या नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रामदास अठावले फिर से अगली सरकार में मंत्री रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एक तरीके से उनको मौसम वैज्ञानिक बताने की कोशिश की है। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक नितिन गडकरी कह रहे हैं कि चौथी बार उनकी सरकार की कोई गारंटी नहीं है और अपने सहयोगी पर विश्वास भी नहीं है, उनको मौसम वैज्ञानिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन कितने कम भरोसे पर चल रहा है और यही बड़ा कारण है कि लोग उनके द्वारा किए जा रही टिप्पणी की चौथी बार उनकी सरकार बनेगी गारंटी है या नहीं है, बल्कि उनको कहना चाहिए था कि तीसरी बार जो हमारी सरकार बनी है कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रामदास अठावले जरूर सरकार में मंत्री रहेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है। इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं, यानी अब विरासत का ट्रांसफर होने की दिशा में पार्टी की ओर से कदम उठाया जाने वाला है। इससे पहले करुणानिधि मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उससे पहले उनसे जुड़े कई लोग बड़े पदों पर रह चुके थे। दोस्तों, कुल मिलाकर करुणानिधि से एमके स्टालिन को विरासत मिली, इसके बाद अब उदयनिधि स्टालिन को विरासत ट्रांसफर करने के लिए कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में और भी क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसी के साथ में नागपुर के अंदर एक बड़ा दावा सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि एंटीबायोटिक के नाम पर कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पूरे इंडिया में टेलकम का पाउडर स्टार्च के साथ मिक्स करके बेचा जा रहा है, यानी पूरी तरीके से लोगों को एंटीबायोटिक के नाम पर फर्जी दवाइयां खिलाई जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस रिपोर्ट को सौमित्र बोस ने लिखा है दोस्तों, और सिलसिलेवार तरीके से बड़े खुलासे किए गए हैं। अशोक कुमार पांडे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तिरुपति के लड्डू पर बहस करने वाला देश सरकारी अस्पतालों में एंटीबायोटिक की जगह टेलकम पाउडर सप्लाई होने पर खामोश रहता है, जबकि ये काफी क्रिटिकल मामला है, लोगों के लाइफ से जुड़ा हुआ है, उनके हेल्थ से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एंटीबायोटिक वैसे भी काफी सेंसिटिव
सेडेटिव दवाई होती है दोस्तों, उसके साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं साफ तौर पर जानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। कई सारे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। साथ साथ झारखंड के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है दोस्तों। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लोगों को नौकरियां मिली क्या? नौकरी देने के बजाय हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं को दौड़ा रही है, ऐसा दौड़ा रहे हैं कि युवा दौड़ते दौड़ते मर जाएं। झारखंड में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों इसके बाद वो लैंड जिहाद और लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से हेमंत सरकार को घेरने के लिए एक तो पहले घुसपैठी वाला मामला उठाया गया, उसके बाद अब ये बातें की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और कितने ओवर कॉन्फिडेंट है कि उनको जनता इन मुद्दों पर वोट डालेगी। हालांकि झारखंड के लोगों ने तो लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को सबक सिखा दिया था, आधी सीटों पर हरा दिया था, तो अब तो विधानसभा के चुनाव है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन काफी पॉपुलर है। साथ साथ हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी सुरेंद्र पवार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाए। जज ने अभी तक ईडी का केस खत्म करने का आदेश जारी नहीं किया है। मंगलवार को वकील दिन भर कोर्ट से ऑर्डर निकलवाने के लिए लगे रहे। पवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने कहा कि कोर्ट केस को रद्द कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगाया जा रहा है, जानबूझकर उनको जेल में रखा गया है। जबकि हम लोग जानते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जेल से बाहर निकलने का सीधा मतलब यह है कि वो प्रचार में जाएंगे और अपने लोगों से मुलाकात कर पाएंगे, लेकिन बार बार डिले करना, इस तरीके से प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगा देना साफ तौर पर उनको चुनाव से दूर रखने का एक पूरा मामला है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि आपको भी इसमें कोई साजिश नजर आती है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के अंदर अब सफाई देते हुए कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर केवल एक ही चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, हाई कमान ने स्पष्ट तौर पर नायब सिंह सैनी को ही अगला मुख्यमंत्री नियुक्त करने की बातें कही है, तो अब मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को यह बयान देना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह के बयान से भारतीय जनता पार्टी अब नुकसान महसूस कर रही है। शायद यही बड़ा कारण है कि आकर सफाइयां देनी पड़ रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री जिस चीज को सोचकर बनाया गया था, ओबीसी समाज के वोट को लेने के लिए, अगर यह मैसेज ओबीसी समाज के अंदर पहुंच चुका है कि नायब सिंह सैनी को केवल चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में हटा दिया जाएगा, तो इससे भाजपा को नुकसान होने वाला। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग को समझ में आ चुका है कि मैसेज दूर तक चला गया। शायद इसीलिए बार बार आकर कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी शाह लगातार राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। राज्यपाल नाम मात्र के मुखिया होते हैं, वे राज्य में सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बार बार ऐसा किया जा रहा है। उन्हें संविधान की भावना का पालन करना चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल एक लोकप्रिय जनहितैषी सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस सरकार के खिलाफ जो एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। इस तरह के प्रयास केवल दिल्ली से कर्नाटक को नियंत्रित करने की बीजेपी की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये लोग चाहते हैं कि कर्नाटक दिल्ली दरबार के सामने झुक जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी सरकार एक मजबूत सरकार है जो केवल लोगों की बात सुनेगी, दिल्ली के पुलिस की बात नहीं सुनेगी, यानी परेशान करने वाले लोगों की बात नहीं सुनेगी। इसी तरह तमिलनाडु के राज्यपाल ने तटस्थता का मुखौटा उतार दिया है, यानी निष्पक्ष होने की जो उम्मीद की जाती है राज्यपाल से, उसे लेकर कम से कम एक मुखौटा ही उन्होंने पहन रखा होता तो लोगों को लगता कि वो शायद निष्पक्ष है, लेकिन अब वो खुलकर मुखौटा भी उतार कर सामने आ गए और खुलेआम आरएसएस की आवाज बोल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। तमिलनाडु के गवर्नर को पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल सिद्धांतों का हिस्सा है, जिसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने शपथ ली थी। कुल मिलाकर दोस्तों वो दावा कर रहे थे कि सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया में इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बाद में अब कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ साथ हेमंत सोरेन बोले, कहा षड्यंत्र यात्रा में 100 से अधिक नेताओं को बीजेपी उतार रही है ताकि मुझे अकेले को घेरा जा सके। साथ ही उनकी दिलचस्पी झारखंड में इसलिए है क्योंकि झारखंड को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है यह हम सभी जानते हैं। झारखंड जैसी सोने की चिड़िया पर इनकी नजर है ताकि यहाँ के खनिज संपदा को लूटा जा सके और उनके बड़े व्यापारियों के पेट भरे जा सके। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता झारखंड का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि झारखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देते, लेकिन झारखंड में जरूर दिखाई देते हैं। 100 से ज्यादा नेताओं की रैली करवाई जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों से एक अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी मत से जिताने का पक्का इरादा कर लिया है। लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह और उमंग के इसी माहौल के बीच में आज वो सोनीपत में मौजूद रहेंगे। 12 बजे उनका कार्यक्रम होगा। रैली में जनता जनार्दन को आने के लिए बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए ट्वीट पर हरियाणा कांग्रेस की ओर से नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो शेयर किया गया है। दोस्तों इसी में सोनीपत के एक सभा के दौरान नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या दिल्ली को सोनीपत से मेट्रो से नहीं जोड़ा जा सकता? लोग कहते हैं कि हाँ जोड़ा जा सकता है। नरेंद्र मोदी एक तरीके से दोस्तों लोगों को विजनरी बनकर दिखा रहे थे, दूरदृष्टि वाले नेता बनकर दिखा रहे थे, लेकिन आज सोनीपत का दौरा करने वाले हैं, लेकिन आज तक दूर दूर तक कहीं वो मेट्रो तो नजर नहीं आती। तो फिर लोगों के बीच में जाकर क्या बोलेंगे? क्यों उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया था सोनीपत के लोगों को कि मेट्रो उनके घर तक पहुंच जाएगा? हरियाणा कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा में आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी। कल सोनीपत इस मेट्रो में बैठकर आना जो आपने 10 साल पहले बनवाने का संकल्प किया था, यानी दिल्ली से सोनीपत का
जो मेट्रो आप बनवाना चाह रहे थे उसी मेट्रो में बैठकर आना, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। सासा हरियाणा के पंचकुला के अंदर कालका से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का गांव सूरजपुर में किसानों ने विरोध किया है, झंडे दिखाए गए हैं, कार्यक्रम को रद्द तक करना पड़ा है। इस तरीके से कई और भाजपा के नेताओं को अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले जब सरकार में थे और आंदोलन चल रहा था तब तो किसानों के खिलाफ उलझुल बयान दे रहे थे, अब उनको हकीकत समझ में आने लगी है। साथ साथ दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक करतार सिंह तंवर की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में थे, विधायक थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर जारी आदेश के मुताबिक 10 जुलाई से करतार सिंह तंवर को विधानसभा की सदस्यता से हटा दिया गया है, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है क्योंकि भाजपा में ज्वाइन कर गए थे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े इन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पल पल की फटाफट अपडेट पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।